हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। वेक्टर्स जो है ना वो आपका 11th क्लास का टॉपिक है। अब जो वेक्टर्स है ना ये एक आपका सेल्फ डिपेंडेंट टॉपिक है। ये किसी दूसरे चैप्टर पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपकी 11th क्लास की बहुत सारी यूनिट्स और 12th क्लास की बहुत सारी यूनिट्स डिपेंड करती हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे है कि आपकी जो सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, ऐसी थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। और ऐसी 12th की आपकी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और आपकी फिफ्थ यूनिट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो सारी यूनिट्स है ना ये आपकी वेक्टर्स पे डिपेंड है। अगर अब वेक्टर अगर किसी बच्चे को ढंग से नहीं आएगा तो ये आप मान के चलो कि इन यूनिट्स को आप ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो इन यूनिट्स को समझने के लिए आपको वेक्टर्स ढंग से करना पड़ेगा। तो मैं आज का चैप्टर या आज का वीडियो इस वेक्टर्स से ही स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे सपोज करो आप ये हैं, और आपको घर वालों ने भेज दिया कि भाई आप जाओ और शुगर लेके आओ। आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और उसको बोलते हैं कि भाई मेरे को 2 किलोग्राम शुगर चाहिए, 2 kg। लेकिन रास्ते में जब आप वहाँ पे थे तो वहीं पे आपके पास में घर वालों की कॉल आती है और वो बोलते हैं कि भाई आप 2 kg नहीं, आप 5 kg शुगर लेके आओ। तो आपने शॉपकीपर को बोला कि मेरे को 2 kg नहीं, 5 kg शुगर चाहिए। तो क्या किया, शॉपकीपर ने 2 kg की बजाय 5 kg शुगर आपको वेट करके दे दिया। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ शॉपकीपर ने क्या चीज़ चेंज की, 2 की जगह पे उसको 5 कर दिया और आपको शुगर मिल गई। लेकिन सपोज करो आप हो और मैंने कहा कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आपको कहीं जाना है। सपोज करो मैंने कहा भाई आपको दिल्ली आना है। अब दिल्ली जाने के लिए आपके दिमाग में देखो 2 चीज़ आएगी। पहली जो चीज़ होगी कि दिल्ली हमारे यहाँ से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। जो सेकंड जो चीज़ आपके जो दिमाग में आएगी वो होगा कि दिल्ली हमारे यहाँ से किस डायरेक्शन में है। तो आपको वहाँ पे डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा प्लस डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको 2 चीज़ों के बारे में सोचना पड़ा। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ आपने सिर्फ एक चीज़ देखी कि हमने उसके जो वैल्यू है उसको सिर्फ चेंज कर दिया, 2 से 5 कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल है ना जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, या इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इन जैसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिसके अंदर आपकी मैग्नीट्यूड भी होती है, वैल्यू भी होती है और प्लस में डायरेक्शन भी होती है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास में 2 प्रकार की क्वांटिटी हैं, एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये देखो, ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई, आपने समझ ली। लेकिन अब बात आती है कि इन सब चीज़ों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे डिस्कस करते हैं। आपके पास में जैसे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के अंदर मैंने यहाँ पे देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कि इस वर्ल्ड के अंदर है ना 2 प्रकार की मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, एक को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। यानी स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो सिर्फ क्या रखता है, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर जो क्वांटिटी है वो सिर्फ डिपेंड करेगी आपके मैग्नीट्यूड के ऊपर। जैसे आपका एग्जांपल हो गया, आपका टाइम है। टाइम आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे मास है, जैसे मैंने शुगर की बात की, 2 kg की बजाय 5 kg शुगर आपने लिया। ऐसी स्पीड है, वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ हमने उसका मैग्नीट्यूड देखना होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी डिस्टेंस है, ऐसी वॉल्यूम है, ऐसी टेम्परेचर है, वर्क है, और आपका जो लास्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर्स की मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ना, या आगे डिस्कस करेंगे, तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी।
अब यहाँ पे देखो दिया है करंट है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बोलोगे सर करंट की तो डायरेक्शन होती है, जब भी करंट वायर में जाता है तो एक स्पेशल डायरेक्शन में जाता है। जैसे सपोज आपके पास में वायर दे रखी है, ये वायर है, इस वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में आपका आई है। अब बोलोगे कि आपका इसकी तो एक स्पेशल डायरेक्शन है, वायर में आपका इस साइड जा रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। हाँ हो सकता है कि ये आपको लग रहा हो कि इसके पास में डायरेक्शन है, लेकिन सपोज करो मान लो आपके पास में बहुत सारी वायर्स हैं और एक पॉइंट्स पे आके मिलती हैं। वो एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है, और सब में करंट आ रहा है। मान लो सपोज इसमें 2 एम्पियर आ रहा है, इसमें 3 एम्पियर आ रहा है, इसमें 4 एम्पियर आ रहा है, इसमें 6 एम्पियर आ रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भाई यहाँ पे बताओ टोटल करंट कितना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप टोटल करंट इन सब को ऐड कर दोगे। यहाँ पे 2 और 5 9 और 6 15, यानी आप बोलोगे 15 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने जो ऐड किया ना इसको, ये हमने स्केलरली ऐड किया है, यानी यहाँ पे जो ये जो करंट है ये आपका इस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं किया। डायरेक्शन पे डिपेंड न होकर के ये हमने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया। लेकिन जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसके अंदर एक डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखना कि आपका जो करंट है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आता है वेक्टर्स। तो देखो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और उसके साथ साथ में डायरेक्शन भी रखती हैं। तो यहाँ पे देखो वेक्टर है, वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाना है तो आप को एक स्पेशल डायरेक्शन में फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपके पास में फोर्स कुछ लगाओगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस उसकी डायरेक्शन होगी, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही आपका टॉर्क आएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो वेक्टर्स को हम दो प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक को बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट जो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, एक को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे एरिया। एरिया एक इम्पोर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही 12th क्लास के अंदर जाओगे तो इन एरिया को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और एक एरिया की बहुत इंपॉर्टेंस होगी उस यूनिट्स के अंदर जो आपकी 12th क्लास में है। तो एरिया को समझने के लिए सपोज करो मैं आपके एरिया को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये दिया है आपके पास में एरिया वेक्टर। तो देखो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देखना है। अब एरिया जो होता है ना वो हमेशा सरफेस जो होता है ना उसके हमेशा परपेंडिकुलर साइड में उसकी डायरेक्शन होती है। तो जैसे सपोज करो आपके पास में पेज दे रखा है, अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ कि भाई इसका एक ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। अब मैं इस सरफेस की बात करूँ तो देखो इसके परपेंडिकुलर ये है। तो ये जो अब मेरा जो पेन की जो डायरेक्शन है ना ये हमें एरिया की डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे देखो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी उस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। यानी उसकी जो डायरेक्शन होती है ना हमेशा परपेंडिकुलर होती है उसके सरफेस से। और जो इसको डिनोट करते हैं जैसे आपका एरिया है उसके ऊपर हम ऐसे एरो का साइन लगा देते हैं, या फिर आपका एज ओ, या फिर हम सेकंड उसको एस से भी लिख सकते हैं सरफेस से भी, तो उसके ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एरिया दिए हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे प्लेन है, सिलेंडर है, क्यूब है, स्फीयर है। अब मैं कहूँ भी बताओ इन प्लेन्स की इस प्लेन का बताओ सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो मैंने कहा कि जो सरफेस एरिया है ना वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन देखूंगा तो इसका परपेंडिकुलर आपका ये है, तो ये इसका एरिया की डायरेक्शन है। तो आपका ये आपका जो प्लेन है वो आपका ऐसे है और ये आपका एरिया की डायरेक्शन है। जैसे जिस साइड मेरा पेन है इस सरफेस के लिए ये है, अगर पीछे वाले सरफेस की बात करोगे तो इसके पीछे की साइड में आपकी डायरेक्शन होगी। तो ऐसे ही अगर मान लो प्लेन आपका ऐसे रखा है
अब ऐसे रखा है तो इसके ऊपर अगर डायरेक्शन देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर में आपका ये डायरेक्शन होगी एरिया की, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन ये है। ऐसे ही हम अगर सिलेंडर की बात करेंगे तो देखो सिलेंडर के अंदर 3 सरफेस एरिया आते हैं। एक सरफेस एरिया होता है जो आपका कर्व्ड होता है ऐसे, सेकंड आपका ये जो साइड में सरफेस एरिया है। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूंगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर एक छोटा सा आप एरिया एलिमेंट बना लो। सपोज अगर आपका एक छोटा सा मैंने एरिया ले लिया इसका, तो अब ये छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है तो इसकी जो डायरेक्शन देखोगे ना ये आपके इसके परपेंडिकुलर होगी। तो सरफेस जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस का जो कर्व्ड सरफेस है ना उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर में होगी। तो अगर ऐसे ही जो आपके जो साइड के जो सरफेसेस बच गए उसका परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर देखोगे तो आप इस साइड होगा, ये आपका एरिया की डायरेक्शन होगी। इसका देखोगे तो आपका एरिया की डायरेक्शन ये होगी। अब अगर मान लो कोई आप इस पॉइंट के ऊपर कोई पूछे भी एरिया की डायरेक्शन बताओ तो ये इसके परपेंडिकुलर आपको ये डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ पे पूछे तो आपकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे क्या किया आपने छोटा सा एरिया एलिमेंट बनाया और उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आपने उसके परपेंडिकुलर में लाइन खींची, वो आपकी एरिया की डायरेक्शन शो कर रही है। ऐसे जैसे आपका एक क्यूब दे रखा है। अब क्यूब आपका पता है क्यूब के टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक सरफेस आपका ये ब्लू हो गया, एक आपका ग्रीन हो गया, एक आपका ऑरेंज हो गया, एक आपका येलो हो गया और एक सरफेस इसके सामने हो गया और एक सरफेस इसके पीछे हो गया। तो देखो जैसे आपका ब्लू सरफेस एरिया की बात करूँ तो बताओ एरिया की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखोगे एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, तो आपकी एरिया की डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं ग्रीन की बात करूंगा तो आपकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो आपकी ऊपर की साइड होगी। अगर ऑरेंज की बात करूंगा तो एरिया की डायरेक्शन आपकी इस साइड होगी। अगर मैं येलो की बात करूंगा तो एरिया की डायरेक्शन आपके नीचे की साइड होगी। और ऊपर वाले सरफेस की बात करोगे तो एरिया ऊपर की साइड आ जाएगा और नीचे वाले की बात करोगे तो एरिया नीचे की साइड चला जाएगा उसकी डायरेक्शन। ऐसे ही अगर अब मैं स्फीयर की बात करता हूँ तो देखो स्फीयर आपका बिल्कुल ऐसे स्फीयर होता है, वो बिल्कुल गोल होता है। अब देखो वहाँ पे बात करेंगे तो जहाँ पे भी जिस पॉइंट के ऊपर भी आपने सरफेस एरिया की डायरेक्शन देखनी है तो उस पॉइंट के ऊपर उसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे लगाओगे, तो ये आपका सरफेस एरिया की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे। ऐसे ही अगर इस पॉइंट के ऊपर देखोगे तो डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। तो जो भी पॉइंट आप लोगे उसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो जो स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो जो 11th क्लास में है उनको भी अभी से इस बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका एक एरिया है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्कस करते हैं अब आगे। अब सेकंड जो बात आती है इसके अंदर वो आता है कि हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं। अब वेक्टर को दिखाने के लिए हमारे पास में एक एरो होती है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये देखो यहाँ पे एक आपकी एक एरो है। तो ये जो एरो है ना इसके पीछे की जो साइड होती है ना उसको हम बोलते हैं टेल, या फिर उसका जो दूसरा नाम उसका नाम है इनिशियल पॉइंट। ऐसे जो आपका जो आगे जो एरो की साइड होती है उसको हम बोलते हैं हेड, और उसका जो दूसरा पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इसको हम टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब किसी भी लेटर के ऊपर अगर हम ऐसे एरो का साइन लगा देंगे वो जो क्वांटिटी है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे भी लिख दिया कि आपका एक ये वेक्टर है, ये आपका स्मॉल ए है जिसके ऊपर मैंने ऐसे वेक्टर का साइन लगाया है। तो ये स्मॉल ए इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा में इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या किया कि मान लो ये पॉइंट आपका ए है जो इसकी टेल है, और जो इसका हेड है ना इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी है। ये पॉइंट ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मैंने क्या किया इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा किया ए बी और उसके ऊपर ऐसे एरो का साइन लगा दिया। तो ये ए बी वेक्टर भी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है, उस लेटर के ऊपर सिर्फ क्या करना है, एक वेक्टर का या एक एरो का साइन लगा देना है। तो देखो एक वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर हैविंग एरो ओवर इट्स टॉप सच दैट, जैसे ए के ऊपर यहाँ पे एरो का साइन लगा है, ए बी के ऊपर यहाँ पे एरो का साइन लगा है। तो यहाँ पे जो ये देखो वेक्टर है ना, इस वेक्टर की जो लेंथ है ये लेंथ आपको दिखाएगी मैग्नीट्यूड को।
यानी कि जो वेक्टर जितना बड़ा होगा ना उतना ही उसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। और जो ये जो एरो जिस साइड होगा ना वो हमें दिखाएगी उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो उसका जो हेड है ना वो आपका डायरेक्शन दिखा रहा है और जो उसकी लेंथ है ना वो आपका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। और देखो मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हमारे पास में ये है कि आपका जो ए है ना इसके ऊपर वेक्टर लगा है, इसके साइड में ऐसे मॉडुलस का निशान लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। जैसे ए के ऊपर मॉडुलस लगा देती है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, या फिर जैसे ए बी के साइड में मॉडुलस लगा दिया तो भी ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो जो आपका जो वेक्टर्स है ना उसकी जो लेंथ होती है, ये सपोज आपके पास में एक वेक्टर है, अब इसकी कुछ लेंथ है, ये जो लेंथ है ना ये आपके मैग्नीट्यूड को दिखाएगी। जितना बड़ा आपका वेक्टर बड़ा होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ऐसे जैसे मान लो मैंने एक सेकंड वेक्टर लिया ये, तो इसके ये लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं बात करूँ भी ये दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका अलग अलग है, तो इसका मतलब इनकी जो लेंथ है वो अलग है, और इनकी जो यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो आपकी सेम है। तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड है ना वो लेंथ से ही देखा जाता है। तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपका ये हेड दिखाता है। तो आपको पता लग गया कि आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हो क्या होती हैं और आपकी जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं और हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आपके पास में जो सेकंड जो पार्ट आता है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं अब डिस्कस करूंगा कि आपकी वेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो आपके जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं वो आपकी बहुत सारी हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो जो सबसे पहला जो वेक्टर्स हैं इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल यानी कि जो वेक्टर आप एक दूसरे के बराबर हों। तो देखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर्स को हम तब इक्वल बोलेंगे व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए बी और सी तीन वेक्टर मैंने लिए हैं। अब इन तीन वेक्टर को मैंने अगर इक्वल वेक्टर दिखाना है तो मेरे पास में दो चीज़ होनी चाहिए कि उन तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। और देखो यहाँ पे ए बी और सी है ना वो एक दूसरे के पैरेलल में है। तो यहाँ पे जो तीनों वेक्टर्स हैं ना ये आपके इक्वल वेक्टर होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ये आपका वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये इसकी लेंथ है। ऐसे ही वेक्टर बी है, इसकी ये डायरेक्शन है, जितनी ए की लेंथ है उतनी बी की लेंथ है। ऐसे जितने जैसी डायरेक्शन आपकी सी की है वैसे ही उसकी जो लेंथ है वो आपके ए और बी के इक्वल है। तो इन तीनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, इसका मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये आपके इक्वल वेक्टर्स हैं। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया, जैसे आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब मैं कहूँ भाई बताओ क्या इनमें से क्या कोई भी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है क्या, तो आप नहीं बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी का अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो ए की जो लेंथ है और जो बी की लेंथ है वो अलग है। ए की लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। ऐसे ही अगर मैं ए और सी को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे देखो दोनों की लेंथ तो सेम नज़र आ रही है, लेकिन ए की डायरेक्शन इस साइड है, बी की डायरेक्शन ऊपर की साइड है थोड़ा। तो यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल हैं। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इनको हम बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट टाइप जो आती है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, यानी एक पॉइंट हो। अगर कोई पॉइंट लोगे तो वो आपका एक नल वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर कोइंसाइड। क्या क्या कि इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है ना, टेल और हेड एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करिए, एक दूसरे के ऊपर ही है, देन इट इज सेड टू बी ए नल और जीरो वेक्टर। तब इसको हम बोलेंगे कि आपका ये नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर है। इसको हम डिनोट करते हैं, वो आपका जीरो के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं या सिंपल जीरो लिख देते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा जीरो होता है। थर्ड जो आता है वो आता है फ्री वेक्टर। देखो फ्री वेक्टर इफ
ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर बाय ड्राइंग पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। कि जो फ्री वेक्टर है ना, इसका कॉन्सेप्ट है क्या? फ्री वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर होता है ना, उस वेक्टर को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि उस मैग्नीट्यूड, उसका जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो नहीं चेंज होना चाहिए। सेकंड, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। न तो उसकी लेंथ चेंज होगी, न ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ये दोनों चीज़ें अगर सेम रहेंगी तो उस वेक्टर को उठा के हम कहीं पे भी रख सकते हैं, वो सेम वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका ये वेक्टर ए है ना, इसकी डायरेक्शन ये है, इसको उठा के मैंने क्या कि यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। ऐसे यहाँ पे ए है, अब मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे देखो लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर उठा के रख दिया, उस वेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, यानी वेक्टर फ्री है, एक जगह से कहीं पे भी हम दूसरी जगह रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सपोज करो मान लो आपके पास में एक वेक्टर ए है ये, और मान लो एक वेक्टर आपका बी है ये। मैंने क्या किया, इस वेक्टर बी को यहाँ से उठाया और इस वेक्टर ए के हेड के ऊपर रख दिया, तो आपका वेक्टर बी है वो यहाँ पे आ गया। देखो, न तो मैंने डायरेक्शन चेंज की, न ही मैंने इसकी लेंथ चेंज की। तो यहाँ पे ये वेक्टर बी सेम, यही वेक्टर बी यहाँ पे है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम है। यानी आपका वेक्टर फ्री है, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको रख सकते हैं। तो आपके जो वेक्टर की जो आपकी जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखो, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो सिर्फ एक ही काम करता है अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो सिर्फ हमें डायरेक्शन शो करवाता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए यूनिट वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी और 1 इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। तो आपका जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब जो आपका जो यूनिट वेक्टर है ना, जैसे हम वेक्टर को लिखते हैं, एक के ऊपर ऐसे एरो लगाते हैं, ऐसे जो आपका यूनिट वेक्टर होगा उसको हम ए के ऊपर ऐसे कैप लगाते हैं। तो इफ ए इज एनी वेक्टर एंड ए मॉडुलस इज इट्स मैग्नीट्यूड देन द यूनिट वेक्टर अलोंग ए डिनोटेड बाय ए कैप। इसको हम बोलेंगे, ए के ऊपर जो ये कैप लगी है तो इसको हम बोलते हैं ए कैप, इज डिनोटेड एज। अब देखो यूनिट वेक्टर होता क्या है। अब मैं क्या करूँ, सपोज आपके पास में एक वेक्टर है, अगर मैं इस वेक्टर को इसके लेंथ से डिवाइड करा दूँ तो सिर्फ क्या बचेगा, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी। तो क्या किया मैंने, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया। जैसे ही मैंने वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हुआ, तो आपके वहाँ पे 1 आ गया। सिर्फ क्या बचेगी वहाँ पे, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन बच जाएगी। तो आपका जो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताओ क्या है, तो मैं क्या करूँगा, आपका जो ए कैप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए आपका ये वेक्टर ए है, तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ ही है और उसका यूनिट वेक्टर आपका ये है। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसकी जो लेंथ है वो इसके बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ पे इसके अगर लेंथ एल है तो इसकी लेंथ आपकी 1 है। तो यहाँ पे सिर्फ इसकी लेंथ यूनिट है, तो ये सिर्फ जो यूज होगा ना, सिर्फ किसके लिए यूज होगा, उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। अगला जो आपका जो वेक्टर आता है ये आपके पास में है नेगेटिव वेक्टर। देखो जो वेक्टर होता है नेगेटिव वेक्टर, वो क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो अपने वेक्टर का उल्टा होता है, यानी आपका जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी, तो हम बोलेंगे उसका नेगेटिव वेक्टर। तो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा एज द वेक्टर ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। अब जो ए वेक्टर है उसका अगर मेरे को नेगेटिव वेक्टर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर ऐसे नेगेटिव का साइन लगा दूंगा पीछे। तो यहाँ पे देखोगे जैसे वेक्टर ए दे रखा है, इस वेक्टर ए का अगर मेरे को नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, उसकी लेंथ तो सेम रखूँगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा,
लेकिन क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे आपके वेक्टर ए इस साइड है, तो मैंने उसका नेगेटिव वेक्टर बनाया बी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो वेक्टर बी किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए के। यानी आपका वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर कौन है, वेक्टर बी है। तो इसको हम बोलते हैं आपका नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसे ही आपके पास में जो नेक्स्ट जो वेक्टर आता है उस वेक्टर्स को बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। जैसे आपका जो कोलिनियर वेक्टर होता है, कोलिनियर यानी लीनियर यानी एक ही लाइन में हो, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन, यानी कि जो वेक्टर्स एक ही लाइन पे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन वट एवर इज द मैग्नीट्यूड। यानी कि दो और दो से ज़्यादा वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही लाइन पे आपका लाई करते हैं, उनका कोई भी मैग्नीट्यूड हो। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया, जैसे आपके ये आपका वेक्टर है, आपका एक ये वेक्टर है, आपका एक ये वेक्टर है। अब देखो मैंने कहा कि आपका जो वेक्टर है वो आपका फ्री है, तो देखो मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ। सपोज आपकी एक ये लाइन है, मैंने कहा भी ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है, ये वेक्टर आपका सी है, ये वेक्टर आपका डी है। तो मैंने क्या किया, वेक्टर सी को उठाया और यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये वेक्टर फ्री है, मैंने बताया आपको। ऐसे वेक्टर डी को उठाया, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो देखो चारों वेक्टर एक ही लाइन में आ गए। यहाँ पे देखो ना, तो इन वेक्टर के जैसे ए और बी की बात करोगे तो ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे उनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एक ही लाइन पे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब एक कोलिनियर वेक्टर है। सी की डायरेक्शन ये है लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड देखोगे बी से अलग है, लेकिन वो एक ही लाइन पे हैं, तो इस वजह से हम इनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। यानी कि वो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ही लाइन पे हम जिनको डिनोट कर सकें, वो वेक्टर्स आपकी कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। अगला जो वेक्टर है उनको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। देखो कोप्लेनर यानी कि जो सेम प्लेन के अंदर लाई करते हो। अब देखो इस पूरे पेज के ऊपर आपका जितने भी वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हो वो सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि सारे इसी प्लेन के अंदर आ गए। तो जो भी वेक्टर आपका इस प्लेन के अंदर आएगा वो एक दूसरे के कोप्लेनर होगा। अब जैसे मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कोलिनियर वेक्टर और इक्वल वेक्टर के अंदर, तो देखो यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाई करते हैं कि लाइन के ऊपर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या, ये इक्वल वेक्टर है, ये क्या ये कोलिनियर वेक्टर है क्या, ये सोच के देखो, क्या ये कोलिनियर वेक्टर है? मैं कहूँगा है। क्यों? क्योंकि देखो एक ही लाइन में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब सिर्फ क्या है कि कोलिनियर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता सकता हूँ कि जो सारे इक्वल वेक्टर है ना वो सारे कोलिनियर होते हैं, लेकिन सारे कोलिनियर वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। तो कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है लेकिन इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं करेगा। तो ऑल कोलिनियर वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बट इक्वल वेक्टर्स आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स। तो इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका कोप्लेनर वेक्टर हो गया। अगला जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये चार वेक्टर्स दिए हैं और देखो चारों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है। तो आपका इनका सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, कुछ भी डायरेक्शन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखना है। तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये आपका कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। अब जो अगला जो टॉपिक है इसके अंदर अगला जो पार्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब अगर मान लो दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच में आपने एंगल बताना है, तो देखो जो आपका जो एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स होगा उसके लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी दो वेक्टर्स का एंगल निकालेंगे उसकी टेल टेल को मिलाएंगे या फिर उसके हेड हेड को मिलाएंगे। जब भी उसकी टेल टेल से मिल जाएगी या हेड हेड से मिल जाएगा, तब आपका जो उनके बीच में जो एंगल बनेगा जो स्मॉलर एंगल होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये दो वेक्टर ए और बी है,
इनका जो आपका जो एंगल है वो दोनों के टेल को मिलाया और देखो इनके बीच में दो एंगल बने हैं, एक आपका एंगल ये है और एक ये आपका एंगल ये है। लेकिन मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी जो स्मॉलर एंगल बना है। तो ये जो आपका एंगल होगा ना, ये आपका एंगल कहलाएगा इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों की टेल को मिलाना पड़ेगा और जो स्मॉलर एंगल बनेगा वो आपका एंगल थीटा, आपका एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कहलाएगा। इसका दूसरा पार्ट ये है कि मैं इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, दोनों के टेल टेल मिलाने की बजाय दोनों के हेड हेड को मिला दिया। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो दोनों के हेड मिले हैं, तो यहाँ पे आपके दोनों के हेड मिले हैं। तो अब देखो इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा है। अब देखो ये स्मॉल एंगल है, अगर ये देखोगे तो ये आपका बड़ा एंगल है। तो दोनों के हेड मिले और जो स्मॉलर एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो आपका ये भी आपका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के हेड को मिलाया, दोनों के टेल को मिलाया तो भी आपका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो थीटा है वो आपका ए और बी के बीच एंगल है। अब जो थीटा होता है ना वो हमेशा जीरो से या बड़ा होगा या आपका इक्वल होगा, या फिर आपका 180 के इक्वल होगा या आपका 180 से छोटा होगा, लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ है, पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका जीरो बनेगा। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक इस साइड में है एक दूसरी साइड में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 180 बनेगा। और जितने भी दोनों वेक्टर के बीच के एंगल बनाओगे वो हमेशा 0 और 180 के बीच में ही बनेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने ये जो नोट्स तैयार किए हैं मैंने इसी वजह से किए हैं कि आप इन चीज़ों को समझ भी लें, प्लस में आपको आंसर कैसे देना है आपके पेपर के अंदर या आपके एग्ज़ाम के अंदर, उस चीज़ को भी आप साथ साथ सीख पाएँ। मेरे वीडियो बनाने का यही टारगेट है। तो आपको सीखना भी है, वो चीज़ें समझनी भी हैं, प्लस में उसके अंदर आपको एग्ज़ाम में कैसे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है ये भी साथ साथ में सीखना है। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हाथ से ऐसे ही नोट्स तैयार करें। पहले उन चीज़ों को समझें, पहले पूरा वीडियो देख के उनको समझें और फिर अपने हाथ से नोट्स तैयार करें। तो आज के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।